वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में हम बात करेंगे आपके सेहत के हवाले से मामलात पर। और क्योंकि आज जुमे का रोज़ है, ये दूसरा सेगमेंट हमारा बहुत ज़्यादा अहम होता है और हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और इस वक्त जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, और स्काइप के ज़रिए उनसे हमारी बात होगी। तो बहुत सारे आपके सवालात मेरे पास हैं जो इंसान की नफ्सियात से जुड़े हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स फॉर हैविंग मी यासिर। ऑलराइट डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि आप मेरे ख़्याल में यहाँ पर होते आज, लेकिन ये पता चला कि वजह तबीयत क्योंकि नासाज है और शायद कोविड जो है वो पॉजिटिव आया है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब एहतियात रखना जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। और अब ये सिलसिला जब शुरू होता है तो यकीनन सबके लिए परेशान कौन होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा थोड़े से एक दो क्वेश्चंस आए थे पिछली जो हमारी जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मौसूल होते रहे प्रोग्राम के बाद भी। लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे, वही अगेन सबसे ज़्यादा जो नौजवानों में मसाइल हैं उसके हवाले से। और कुछ क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट ये क्वेरीज़ आई थी कि आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है और फिर वो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको अब मेंशन कर दें कि जो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है, इसमें किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ड्रग एडिक्ट हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ज़रा इसके बारे में पता चल जाए। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। यंगस्टर्स में आजकल जो प्रॉब्लम है, और यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के हवाले से भी अभी जो इस वक्त पेशेंट्स एडमिट हैं, और जो मैं वीडियो पे देखता हूँ आजकल, वहाँ पे राउंड करता हूँ, एक पेशेंट इस वक्त एडमिट है जो 10 साल और 11 साल के दरमियान की एज का है। ही वाज टेकिंग कैनबिस, चर्च ले रहा था, और बाद में उसने एम्फेटामिन यूज करना शुरू कर दिया। आई थिंक स्टार्टेड वेरी अर्ली, अराउंड द एज ऑफ 8 इयर्स। तो बात यही है ना कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं यंगस्टर्स में। सब्सटेंस अब्यूज, नशे के जो वो हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं केसेस। और ये जो है ना, फिक्र की बात है, हाँ, हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, ख़ासतौर पे कराची के लिए। और ये स्कूलों में भी अब दस्तयाब है, इजीली एक्सेस है ड्रग्स का। तो ये जो है ना मसला बड़ा ख़राब कर रही है यंगस्टर्स में, क्योंकि ये बड़ी वल्नरेबल एज होती है। यहाँ पर वो इजीली जो है ना इस मामलात में एंटर हो जाते हैं जब वो नशा शुरू करते हैं। और अपने इन्वायरमेंट में देखते हुए, बैकग्राउंड में शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन हो या प्रॉब्लम्स हो घर घर के माहौल में, और शायद और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम चल रहे हों, तो वो फिर इस तरफ उनका रुझान हो जाता है, नशे की तरफ। और फिर बहुत से नफ्सियात के प्रॉब्लम साथ में होते चले जाते हैं, जैसे मायूसी है, घबराहट, बेचैनी है, इमोशनल इश्यूज हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाना है, और फिर साइकोसिस, जैसे कि कानों में आवाज़ें सुनाई देना या सोचना कि लोग दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हैं। एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ये अपने ऊपर भी और दूसरे लोगों की तरफ। तो ये जब नशा कर लेते हैं तो फिर ये भी मसला होता है यासिर, के फिर उनको पैसों की ज़रूरत होती है अपनी उस फंडिंग के लिए, कि वो मज़ीद जी। नशा कैसे ख़रीदेंगे और कैसे कंटिन्यू करेंगे। उसमें फिर वो और गलत ज़रिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं, चोरी करते हैं, या किसी तरह से भी पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको कंटिन्यू कर सकें नशे को। तो ये तो एक तो बहुत बड़ा मसला है। और यासीन नफ्सियाती अस्पताल में ये किया जा रहा है यासिर, के हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो वो उसको असेस करें कि वो ज़बरदस्ती लाए गए हैं इलाज के लिए, माँ बाप लेकर आए हैं, कि खुद भी चाहते हैं कि वो नशा छोड़ें। पहली चीज़ तो ये है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि उसको डिटॉक्स करें प्रॉपर तरीके से, कि ताकि वो जो उसके नशे के असरात हैं, उसकी तलब है, वो जो है ना कम होते हुए ख़त्म हो जाए, विच टेक्स अराउंड 2 to 3 वीक्स। ये प्रोसेस है एक्टिव डिटॉक्स का। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिटॉक्स है, और उसके अलावा रिहेबिलिटेशन है। उनको उस तरफ उनकी साइकोथेरेपी करना, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करना साइकोथेरेपी के थ्रू, कि वो दूसरे ऑल्टरनेट वे सोचें, ज़िंदगी में अच्छा पर्पस सोचें, किसी तरफ अपने आप को बिजी करें, और उस एनवायरनमेंट से दूर हों जो नशे की तरफ लेके जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यासिर।
बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने पूरा प्रोसेस समझाया, अच्छा हुआ ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं या असल में अभी भी इसी किस्म के जो क्वेश्चंस वो आते हैं, तो ये बताना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि आपके जो हॉस्पिटल है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। और अगेन एक और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस किस्म की रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती हैं या इस तरह के केसेस को जिस तरह से हैंडल किया जाता है, लोग उससे शायद घबराते हैं। तो अगेन मैं डॉक्टर साहब से यही सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक एक ये हमारा एक परसेप्शन है कि शायद इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ बड़ा ब्रूटली ट्रीट किया जाता है, बड़ी रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती हैं और शायद मारा पीटा जाता है। तो क्या ऐसा कोई सिलसिला होता है? क्योंकि ये बात समझाना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह एक दो सेंटर्स अब क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे सेंटर्स और भी बन गए, वो वहाँ पर ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रिलक्टेंट हैं कि वो जाएं सही जगह पे। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल ना, आई थिंक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है यासिर। इस हवाले से आई थिंक आवाम को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में फ़र्क है, डॉक्टर्स जी। में फ़र्क है, और दवाई में फ़र्क है। अब ये जो लोग हैं, आते हैं इलाज हासिल करने के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या खुद अपने लिए, वो ये सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हमें खर्च कितना करना पड़ेगा इलाज पे। विच आई अंडरस्टैंड कि वो ज़ाहिर है हर एक इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है, फंडिंग भी नहीं है। तो होता ये है कि अगर उनको लगता है कि कुछ सेंटर्स ऐसे खुल गए हैं जहाँ पे 10 से 20 हज़ार रुपए पर मंथ में कोई इलाज हो सकता है नशे का, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि देखें, इलाज इज़ नॉट ओनली कि आपने वहाँ पेशेंट को रख लिया है या बांध दिया है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं कि वो नशे की तरफ ना जाए। उसमें प्रॉपर मेडिकेशन का यूज़ होता है, अच्छी खुराक उनको मिलना ज़रूरी, 3 वक़्त का खाना-पीना, अच्छे डॉक्टर्स जो क्वालिफ़ाइड हों, वो होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की मेडिकेशन यूज़ हो, बोथ ओरल और इंजेक्टेबल मेडिकेशंस, वो बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा है, साइकोथेरेपिस्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। हमारी जो आवाम है, वो सिंपल है, और बेचारी इतनी नासमझ भी है कि वो सारी चीज़ें देखती नहीं हैं कि वो जहाँ छोड़ के अपने पेशेंट को आ रही हैं, पीछे क्या हो रहा है। ऐसे जी। हालात हैं यासिर के मेरे पास कुछ पेशेंट आए जो किसी और सेंटर में एडमिट किए गए थे, जिनको हाथ-पाँव बाँध करके एक कोने पे रख दिया गया था। ओह। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, और उसमें ना सिर्फ ही कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत पेन और तकलीफ़ से गुज़रते हैं, मोर्टेलिटी रेट, जिसका मतलब है कि उनके मरने का रिस्क और चांस ठीक-ठाक हाई होता है। अराउंड 17.5 टू 20% तक हो सकता है ओह। हेरोइन के केसेस में, व्हिच मीन्स कि 10 में से 2 लोग या 1 से 2 मर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अगर उनको सही से इलाज ना दिया जाए तो। तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका अपना पेशेंट जो है वो ऐसी जगह दाखिल किया जाए जहाँ पर ये रिस्क हाई हो। तो ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस क्वालिटी का हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, जी। कौन-सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं तो किस तरह से साइकोथेरेपी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर बिल्कुल। कोई आसिम नफ्सियाती अस्पताल में आता है, तो हम बताते हैं कि ये दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई हमसे फ़ाइल माँगता है, पूछता है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर से मिलवाते हैं, साइकोथेरेपिस्ट से मिलवाते हैं। फिर ये कि अगर पेशेंट की हालत ऐसी ना हो कि वो ना मिल सके, तो हर कमरे में वीडियोज़ हैं, तो उनको दिखाते हैं कि उस वक़्त इनका पेशेंट क्या कर रहा है, आई आराम सी। कर रहा है या टीवी ये देख रहा कंप्लीट है, सर्विलेंस तो भी हो दे रही है, कैन वेरी कम। गुड। हाँ, तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो उसमें ये कि उनको ये पता है कि अंदर का माहौल साफ-सुथरा है, उनको 3 वक़्त का अच्छा खाना-पीना मिल रहा है, उनको अच्छी केयर मिल रही है, स्टाफ के नंबर्स हाई हैं कि वो लुक आफ्टर कर सके। वरना ऐसी जगहें भी हैं जहाँ 50-50 पेशेंट्स के लिए एक स्टाफ है, और उनको बंद कर दिया जाता है कमरों में, और बिल्कुल। अच्छा इलाज नहीं मिलता। तो ये भी ज़रूरी है। जैसे आप समझ लें कि स्कूल में एक बच्चा पढ़ने जाता है और 50 बच्चों के पीछे एक टीचर हो, कंपेयर टू अगर एक टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ 10 बच्चों को, तो जी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी यही होता है कि स्टाफिंग के नंबर हाई हों, तो अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट दी जाती है और ऑब्जर्वेशन लेवल भी अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब वो फीमेल जो क्लाइंट्स हैं हमारे यहाँ, एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा सा हमें ये भी फेयर रहता है कि अगर हम जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो फिर लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे।
ना चाहते हुए भी ये सिचुएशन यहाँ पर है। अब वो फीमेल क्लाइंट्स के लिए जब बात होती है तो कुछ क्वेरीज ऐसी भी आई हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए कोई सीक्रेसी है, कोई प्राइवेसी रखी हुई है, कोई ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे लुक आफ्टर करने के लिए स्टाफ होगा, तो फीमेल स्टाफ अवेलेबल है। क्या ये सारी आपके पास सहूलतें हैं आपके हॉस्पिटल में? बिल्कुल। पहले तो यासिर ये है कि एम ये है इन 5 to 10 ईयर्स टाइम अल्लाह करे कि हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज के से गुजरना ना पड़े, हाँ। इसलिए कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखें, हर इंसान से गलती होती है, और दूसरा है कि कोई चीज़, एक बीमारी हो जाने का मतलब नहीं है कि उसको छुपाया जाए और उससे दूर भागा जाए। उसको फेस करना, अच्छे डॉक्टर को दिखाना और उस बीमारी से निकलना एक आई थिंक बहुत बड़ी वो मैं समझता हूँ अचीवमेंट है। और इस पे इंसान को फ़ख्र होना चाहिए कि मैं इस बीमारी से गुजरा था और मैंने उसको फेस किया और उससे निकल के अब मैं एक प्रोडक्टिव, एक अच्छा इंसान हूँ जो पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा हूँ। आई थिंक इसमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत पड़ती भी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को, तो बात ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में ये होता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ अ पेशेंट, के उनसे परमिशन के बगैर आप किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कई दफ़ा तो ये होता है कि अगर पेशेंट ने ये कह दिया कि मेरे माँ बाप को आप ये नहीं बताएं, तो हम उनको, माँ बाप तक को ये डिस्क्लोज नहीं करते, इसलिए कि देखिए पेशेंट के साथ ट्रस्ट और रैपो, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में इंगेज होंगे। बिल्कुल और ठीक है। ठीक, तो उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, तो वो हम रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल किसी तरह से भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और किसी और को ना दी जाए। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये लोग जो अक्सर सवाल करते हैं, ये उनके लिए बताना ज़रूरी था कि तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और यकीनन ये इस बात को भी समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त भी नाम मेंशन नहीं करते, बिल्कुल। इनानिमसली मैसेज करते हैं कि ताकि उनकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए, ना ये हो जाए, तो इस चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाता है। बट उसमें सब में बल्कि मैं एक ज़रूरी। चीज़ ऐड जी करूंगा जी, प्लीज़ यासिर प्लीज़ इसमें, डॉक्टर कि साहब। कई दफ़ा अगर बहुत ऐसी कॉन्फिडेंशियल इशू है तो वो मैं फाइल में लिखता तक नहीं हूँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। मैं लिखूंगा तो शायद कोई पढ़ लेगा तो किसी की नज़र से जी ना गुजर जाए। जी। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट कर दिया, उसको लिख लिया, तो वो फाइल ज़ाहिर है जो फाइलिंग कर रहा है या दूसरा स्टाफ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो उसकी नज़र के थ्रू गुजर सकता है, तो उसको लिखना भी जो है ना, वहम होता है कि कुछ चीज़ें ना लिखी जाएं। तो मैं इस बात का खास ख्याल रखता हूँ और अपने स्टाफ को ट्रेन करता हूँ, दूसरी जूनियर डॉक्टर्स को, कि कई चीज़ें ऐसी हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसको ना लिखा जाए। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये एक आया था कि एक साइकोसिस का एक पेशेंट है जिसके बारे में उन्होंने मेंशन ये किया है। अब ये तो आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, बट उन्होंने कहा कि एक बड़े तवील अरसे से किसी साइकोलॉजिकल इशू में थे और वो करते करते अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि इट फील्स कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। क्या अगर कोई पेशेंट जिसको ये बारे में समझा जाए कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जो है वो पहुंच चुका है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, या उसको ट्रीट करने का कोई फ़ायदा होगा आपके ख़्याल में? क्या वो वापस ला सकते हैं? चले अगर नॉर्मल पोजीशन में नहीं हो तो कम से कम उसको ऐसा कर दें वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो। ऐसे केसेस के बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक सवाल आया है, अब यकीनन वो पेशेंट भी होगा, तो उसके लिए डॉक्टर साहब क्या किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है यासिर। देखिए, होता ये है कि बीमारी को जितना लंबा छोड़ा जाए वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसीलिए कहा ठीक है। जाता है कि जितना जल्दी इलाज हासिल किया जाए और ट्रीटमेंट शुरू की जाए, उतना प्रोग्नोसिस या उसका नतीजा अच्छा निकलता है, उसका राइट। आउटकम अच्छा होता है। ठीक है। होता ये है कि एक एवरेज अगर हम देखा जाए, चाहे डिप्रेशन हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो या ऐसी बीमारी हो जो कि आम नफ्सियात की बीमारी है, अराउंड 3 to 7% केसेस ऐसे हो सकते हैं 100 में से, जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि उन्होंने इतने से इलाज नहीं लिया या प्रॉपर तरीके से इलाज ना दिया गया, और उनकी साइकोपैथोलॉजी या जो मर्ज है वो इतना बिगड़ गया कि वो ठीक नहीं हो रहे, वो 3 से 7% है। जी। इसका मतलब है कि 100 में से तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सकता है। अच्छा, बाकी जो पेशेंट हैं जो इसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट कहते हैं,
वो उनको भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि दो वो उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, शायद उनका आउटकम इतना अच्छा ना हो, लेकिन अब ऐसी दवाइयां हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एटलीस्ट वी कैन गेट सम रिस्पॉन्स। अब ये हो सकता है कि हम 100% रिस्पॉन्स ना लाएं, अगर पूरी तरह से 100% बीमारी को ठीक ना कर सके, लेकिन अगर हम 50 से 70% तक भी बेहतरी ले आए विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड ऑगमेंटेशन, जिसे हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट इलनेस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट कहते हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। तो मैं उनके लिए, मेरा आसान जवाब ये होगा कि उनको जरूर आना चाहिए अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास, और कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये एक गलती हमसे अमूमन होती है कि जब हम कोई भी केस होता है किसी भी बीमारी में, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर उसको लेट गो करते हैं, और फिर जब वो क्रॉनिक हो जाती है तो उसके बाद फिर ख्याल आता है कि इसकी ट्रीटमेंट जो करवानी चाहिए। और इसी तरह कोई भी ट्रीटमेंट, अगेन मैं बार बार डॉक्टर साहब से यही सवाल करता हूँ कि लोग की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि जब वो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो फ़ौरन उनको रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाए, विद इन अ वीक और सो उनको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो समझते हैं कि शायद ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही। अब वो किसी भी बीमारी के हवाले से हो, वो उनको फ़ौरन से जो है वो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये है कि वो पेशेंट से ज़्यादा जो उसके साथ होते हैं अटेंडेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। और हमारे यहाँ एक हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि फॉर सबको रिज़ल्ट जो हैं वो फौरी चाहिए होते हैं। इसको भी मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब थोड़ा एड्रेस कर दें कि ये क्या प्रॉब्लम है। जी। ये फौरी रिजल्ट तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यासिर, इसलिए कि जो फौरी रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स अ टाइम प्रोसेस है। ये जो ट्रीटमेंट है ये एटलीस्ट 3 to 6 वीक्स लेता है, समटाइम्स 8 वीक से 12 हफ्ते ले लेता है। एक एक माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, और जो सीवियर होगी या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बीमारी होगी वो 3 से 6 महीने भी ले सकती है। अब अगर प्रॉब्लम ही 4-6 साल पुरानी है और एक डॉक्टर के पास आप आते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाए या 2 हफ्तों में हमें रिजल्ट आ जाए, तो ये गलत है। कल ही मैंने वीडियो पे एक पेशेंट देखी, अच्छा जी। वो मेरे पास आई थी आज से 1.5 साल पहले, जी। और उसको मैंने दवाइयाँ दी, वो एक ही दफ़ा दवाई लेके गई और माशाल्लाह से वो एक पहले 2 हफ्तों में उसको अच्छा रिजल्ट मिल गया। लेकिन वो मुझे ये कह रही थी कल कि वो उसको नींद ज़्यादा आ रही थी, उसने दवाइयाँ बंद कर दी, प्लस उसको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। लोग तो वो समझने लगी कि चलो अभी फ़िलहाल मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वापस सारी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बढ़ के आई है वापस, और अब वो कहती है कि भाई आप मेरा फिर से इलाज करें। मेरा इसी एग्जाम्पल को लेते हुए जवाब ये है कि देखें, अगर वो दूसरी दफ़ा आ जाती 1.5 साल पहले, तो मैं उसकी दवाइयाँ थोड़ी लो डोजेस पे लेके जाता, एडजस्ट करता, तो उसकी जो ओवर सेडेशन या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जो वो नहीं पसंद करती, वो ठीक हो जाते, और लो डोजेस पे वो ठीक रहती, और मजीद उसका प्रॉपर मुकम्मल इलाज हो जाता। 6 महीने से 9 महीने का कोर्स था उसका, जो जी। उसने नहीं किया। यहाँ पर ये होता है कि जल्दबाजी में लोग ऐसी दवाइयों को लेना शुरू कर देते हैं जिसके वो एडिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट बिल्कुल। हो जाते हैं। सपोज एक एग्जांपल है कि नींद नहीं आ रही, घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा आ रही है, तो एंजाइटी की दवाइयाँ आम तौर पे हमारी फार्मेसीज में इजीली अवेलेबल है जी पाकिस्तान में, जी विदाउट बिल्कुल डॉक्टर्स ऐसा ही है, ओवर द प्रिस्क्रिप्शन, काउंटर आप जाके ले लें कोई ओवर भी। द काउंटर। तो वो करते ये है कि उन्होंने जाके ऐसी दवाइयाँ ले ली, उसकी हाई एडिक्शन है, वो एक दफा डिपेंडेंट या एडिक्टेड हो गया, तो प्रॉब्लम एक तो था ही बीमारी जो थी, उसके अलावा ऑन टॉप वो एक दवाई के एडिक्ट हो गया, और उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं उसके, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी है। जिगर गुर्दों को तो वो नुकसान कर ही रही है, ब्रेन में कॉग्निटिव लेवल पे, मेमोरी और याददाश्त के लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। अब आप देखते होंगे आमतौर पे लोग बहुत शिकायत करते हैं पाकिस्तान में कि हमारी मेमोरी ठीक नहीं है, हम जी। कॉन्सेंट्रेट सही नहीं कर रहे, हाँ याददाश्त ठीक नहीं है। अब आप हर तीसरे पाकिस्तानी को अगर आप पूछेंगे ना, तो वो घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी के लिए, नींद के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दवाई फार्मेसी से ले रहा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और और ये वजहें हैं जिसकी वजह से याददाश्त के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये कि बात ये कि हमें एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को कि प्रॉपर देखें, जड़ से इलाज करना, प्रॉपर रूट कॉज को लेके समझते हुए कि बीमारी की वजूहात क्या हैं, उसको ठीक करते हुए एक बीमारी को ठीक करना ही एक तरीका है जिससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। सुपरफिशियल लेवल पे अगर आप एक सिम्टम को ठीक कर रहे हैं,
इसका मतलब नहीं कि बीमारी ठीक हो गई। जैसे कि अगर किसी को इन्फेक्शन है और वो ऐसे पैरासीटामोल ले ले और बुखार उतर जाए तो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना, जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगी। नफ्सियात का मसला भी यही है कि जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस दिमाग के अंदर हैं, जो करेक्शन की जिसकी ज़रूरत है, जिसके लिए दवाइयाँ उसको ग्रेजुअली सही करती हैं, 3 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, वो दवा वो जब तक प्रॉपर नहीं ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसको टाइम नहीं दिया जाएगा, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि डॉक्टर साहब ये सवाल बड़ा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, अब तो मैं इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि ये जो आपने एंटी डिप्रेसेंट्स वाली बात की है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे कोई वो नहीं है। अब वो एक इंसोम्निया का एक वो केस है जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैंने ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया, अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ कि उसके बगैर मामला नहीं हल हो रहा, और उसकी वजह से फिर और दीगर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेचर जो है वो ऐसी हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब वो ज़ाहिर है एक माइंड भी ये बन जाता है कि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसी सूरत में क्या किया जाए डॉक्टर साहब? इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? ये नींद ना आना जो है ना, हजारों नफ्सियाती बीमारियों में से तकरीबन कह सकते हैं कि 80% नफ्सियाती बीमारियों के सिम्टम्स में नींद का ना जी, आना जो है ना, एक सिम्टम है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर मुझे कोई आगे कहता है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे नहीं पता उसका डायग्नोसिस क्या है जब तक मैं उसको हुँ, प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं करूंगा। उसको जी, मैं तकरीबन आधे घंटा, पौना घंटा बात करूं, उसको समझूं हुँ, और कॉज देखूं कि वजह क्या है, उसको नींद नहीं आ रही, कब से नींद नहीं आ रही, किस हिस्से, नींद के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। हुँ, अच्छा, उसके साथ दूसरे कौन से सिम्टम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, हुँ, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस जिंदगी में हैं जो कि वो जिससे वो गुजर रहा है। हुँ, तब मुझे एक रूट कॉज पता चलेगी कि हाँ, ये वजह है कि नींद का मसला है। राइट, उस वजह को ठीक करके ही नींद का मसले को ठीक किया जा सकता है। हुँ, हुँ, अब सिर्फ नींद की दवाइयाँ ले लेना जो है ना, वो आंसर नहीं है हुँ, किसी तरह से भी। तो हो यही रहा है कि हम जो हैं सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे एक जाके कोशिश करते हैं कि नींद आ जाए बस, बाकी मसला ठीक हो ना हो, हुँ, और उसको नहीं एवेल्युएट करवाते। हुँ, तो बात वही है ना। अब गोरों को देख लें, वो हुँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे बात करते हैं, वो एग्ज़ैक्टली, निप इट इन द बड कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्लियर द ट्रीटमेंट द बेटर इट इज। वो इसकी हुँ, वजह यही है कि वो कोशिश करते हैं कि वो ठीक तरीके से जो भी चीज करें एक प्रोसेस और प्रोसीजर और प्रोटोकॉल के हिसाब से करें। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ वो एक कहते हैं कि वो बैंडेड अप्रोच जिसे हम कहते हैं ना, कि हुँ, बस ये चीज ठीक हो जाए, नींद ठीक हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं है। हुँ, बाकी इश्यूज नफ्सियात की प्रॉब्लम्स को और बिगाड़ देंगे, हुँ, प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे। सिर्फ नींद शायद आती रहे उसको, हुँ, बल्कि वो और डेट्रीमेंटल है कि वो रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट होते हैं कई दवाइयाँ जो कि नेगेटिव होती हैं, वो इंसान को और फिर ये जिगर और गुर्दों के हवाले से भी ये दवाइयाँ ठीक नहीं होती। हुँ, इनमें से ज़्यादातर दवाइयों में एडिक्शन होता है, बहुत से साइड इफेक्ट हैं, कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं पहले कह रहा था कि जिससे मेमोरी इफेक्ट होती हैं। हुँ, तो हुँ, ये दवाइयाँ एक प्रॉब्लम तो ठीक कर रही है, लेकिन 10 और प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रही हैं। अब अब आपने एक प्रॉब्लम तो ठीक करने की कोशिश की, वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं, प्लस और 8-10 प्रॉब्लम्स आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका इवेंचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं हो सकती, आप एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। और यही एक और वजह है कि हमारी ओवरऑल लाइफ स्पैन पाकिस्तानियों का बहुत कम है। अब देख लें कि डायबिटीज हमें कितनी जल्दी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमें कितनी बिल्कुल, जल्दी हो जाता है, नफसियात की बीमारी से हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी गुजर रहा है। हुँ, हम 50-55-60 के होते हैं तो हमारी लाइफ स्पैन तकरीबन पूरा हो चुका होता है। हुँ, बाहर के मुल्कों में आप देख लें 80, 85, 90 ईयर्स तक की जिंदगी एवरेज जो है ना 85, 86 पर टच कर गई यूरोपियन हुँ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो हम बहुत पीछे हैं हुँ, बाकी मुल्कों से। वजह यह है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते किसी तरह हुँ, से, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे सेहत जो है बहुत नीचे है। हुँ, हुँ। बिल्कुल आपने सही और कहा डॉक्टर साहब, ये एक प्रॉब्लम है, प्रायोरिटाइज नहीं करते किसी भी चीज़ को, और हेल्थ को तो हमेशा हमने फॉर ग्रांटेड ही लिया है किसी भी हवाले से। अब ना हमारी ईटिंग हैबिट सही है, ना हमारा लाइफस्टाइल सही है। मेरा ये ख्याल है कि आप इसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते होंगे कि अपने रूटीन को खुदारा सही कीजिए। कोई भी इशू है जो आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सही करें।
मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, और यही वजह है कि जो दीगर बीमारियों का भी आपने बताया है उसके लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा बिल्कुल प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, इसका क्या किया जाए? लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रूर बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत 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 जरूरी है, इसलिए कि देखिए एक दफा आप शिकार हो गए, हम्म। फिर तो आप जिंदगी भर लाखों रुपए खर्च भी कर देंगे ना, वो बीमारी हम्म। ठीक होने वाली है नहीं। हम्म। हम्म। ठीक है, अगर आपने कोशिश की ये हम्म। समझते हुए कि अगर मैं अभी 25 साल का हूँ या 28 हम्म। साल का हूँ, तो शायद मैं 40 तक पहुंचूं या 45 तक पहुंचूं, तो हम्म। मुझे ये चीजें ना हो, अल्लाह ना करे कि मुझे शुगर की बीमारी हो जाए, या मैं ब्लड हम्म। प्रेशर का मरीज बन जाऊं, या मुझे हार्ट अटैक हो जाए, या मजीद और प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो आपको, और ये नफ्सियात के प्रॉब्लम के हवाले से भी बड़ा जरूरी है कि अर्लियर एज में आप क्या जिंदगी में फैसले करते हैं वो, और क्या आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपने पहला सवाल जो एक्चुअली किया, जी। जी। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखें, हमारा एक प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, कराची का खास तौर पे, कि हम सोते बहुत लेट हैं। हम्म। हम्म। पहली चीज तो ये कि अगर आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए, हम्म। ये भी मैं लेट बता रहा हूँ बाहर बाहर के स्टैंडर्ड्स के हवाले से, लेकिन हम जाके 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सुबह सुबह में लेटे हुए हैं, लेकिन मोबाइल फोन पे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है। हम्म। फिर ये कि जब आप उठ ही लेट से रहे हैं हम्म। और आप सोते देर हैं, तो ज़ाहिर है आप लेट ही उठेंगे, तो आपका दिन तकरीबन आधा गुजर चुका होगा। हम्म। आपने हम्म। सनलाइट नहीं ली होगी, विटामिन डेफिशिएंसी आपकी कॉमन होती आ रही है हम्म। हमारी हमारी सोसाइटी में। फिर ये कि हम क्या नरिशमेंट ले रहे हैं, ग़िज़ाओं में क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या पी रहे जी। हैं, बाहर के खाने कितने खा रहे हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल उन खानों में हो रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि महंगाई बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, और हर एक इसका रोना रो रहा है, लेकिन हम्म। मैं समझता हूँ कि बाहर के खाने पे जितना खर्च किया जा रहा है, उस पैसों से या उससे आधे पैसों पे घर में बेहतर मेयार के खाने बनाए जा सकते हैं, सब्जियां बनाई जा सकती हैं, दालें बनाई जा सकती हैं, हम्म। अच्छी सेहत का ख्याल किया जा सकता है। बात अवेयरनेस और एजुकेशन की है। तो एग्जैक्टली। जहाँ पर नरिशमेंट है, हम्म। अगर आप ये देखते हैं कि किन दालों में, किन सब्जियों में, किन फलों में, किस तरह के गोश्त में अच्छे विटामिन्स, नरिशमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग के लिए बेहतर हैं। अब देख लें, हम्म। आप वेजिटेबल्स में देख लें, अब उसमें फ्रूट्स में देख लें, बनाना है, एल-ट्रिप्टोफैन हम्म। है, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, वन ऑफ द बेस्ट फल के जो आपको रिलैक्स भी करता है, आपकी एंजाइटी को भी कम करता है, आपके डिप्रेशन को भी लिफ्ट करता है, और कोई इतना महंगा फल भी नहीं है। हम्म। हम्म। तो अगर दिन में 1 या 2 खा लिया जाए सुबह के टाइम पे, हम्म। अच्छे अच्छे अपने अच्छा पेट खाली रखना भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हम्म। हूँ कि पेट भरना ही जरूरी नहीं है, पेट को खाली रखना और ठीक टाइम पे खाना और जल्दी वक्त खाना, सोने से पहले खा के सो नहीं जाना, जी। ये सब चीजें भी जरूरी हैं। कई एग्जैक्टली। दफा तो हम खाते हैं और लेट जाते हैं सोने के लिए, तो आपको ख्वाब भी बुरे आएंगे, आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, आपको रिफ्लक्स भी आएगा, आपकी मेदे की खराबियां भी होंगी, आपका वजन बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली। ब्लड। तो ये चीजें अगर हम कैलकुलेटेड वे में ठीक प्लानिंग के साथ करें, तो बहुत सी जिस्मानी और बहुत सी नफसियाती बीमारियों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब कि ये बड़ा ज़रूरी है, हमें ये चीज़ शायद अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, और यही वजह है ना सिर्फ जिस्मानी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, बल्कि ये कि आपकी जो नफसियाती मसाइल भी जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं बड़ी तेज़ी से। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, और लास्टली मैं चाहूँगा एक मैसेज जो है वो दे दें ख़ास तौर पे यूथ को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब आप हमारे साथ होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्टली क्या मैसेज होना चाहिए, ख़ास तौर पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, तो ये नौजवानों के लिए क्या मैसेज हो सकता है? एक मैसेज ज़रूर दें। बिल्कुल, नहीं, यूथ के लिए मेरा मैसेज है, और यूथ तो मैं समझता हूँ हमारा फ्यूचर है हम्म। पाकिस्तान का, और इसी पे ही हम कर सकते हैं कि शायद एक बेहतर पाकिस्तान कभी ना कभी हमें मिल जाए। इंशाल्लाह। और यूथ को मैं कहता हूँ मायूस नहीं होना चाहिए पहले तो। दूसरा ये कि यूथ को जो है ना, अच्छे फैसले ज़िंदगी में करने हैं, हम्म। अच्छे सपोर्ट्स इस्तेमाल करने हैं, अच्छे मेंटोर्स चाहिए जहाँ पे उनको अच्छी एडवाइस मिले, जल्दबाजी के फैसले ना करें, हम्म। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी नफसियाती सेहत का खास तौर पे, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, व्हेन व्हेन वी हैव गुड मेंटल हेल्थ वी हैव गुड फिजिकल यस। हेल्थ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से खुश हैं हम्म। और आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस है, और आप उस पर्पस के पीछे जाते हुए कुछ अचीव कर रहे हैं, हम्म। तो ये वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो उनको मजीद रीइंफोर्स करेंगे, हम्म। और आगे की तरफ लेके जाएंगे कि वो आगे जाना चाहेंगे।
बहुत बिल्कुल। सी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी इंशाल्लाह, और वो ये ना सोचें कि अगर ज़्यादातर केसेज़ में हम नेगेटिव खबरें ही सुन रहे हैं मीडिया में और नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमेशा होती रहेंगी। अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की, ये हुँ, ना सोचें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हुँ, एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पे अच्छे डिसीजंस लेने हैं, एक-दूसरे की मदद करनी है और एक-दूसरे के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है, ऑलराइट, ना ऑलराइट। उम्मीद नहीं हो। ठीक है जी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक़्त दिया और तबीयत नासाज़ होने के बावजूद भी आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ जो है वो बात की। तो डॉक्टर शफ़ीक यासीन से बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रहती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब वो यहाँ पर होंगे तो फिर इंशाल्लाह और बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त यहाँ पर प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।